इंडियन आईटी कंपनीज जो ऑलरेडी एआई बबल और एआई की वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिख रही थी, अब एक और संकट आ गया है। वो है जिस तरह के मिडिल ईस्ट में तनाव दिख रहे हैं, क्योंकि भारत के 233 बिलियन डॉलर के आईटी एक्सपोर्ट में करीब 10 बिलियन डॉलर का हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। एमईएनए क्षेत्र यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का जो एरिया है, भारतीय आईटी कंपनियों के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है। करीब करीब 6% का सालाना ग्रोथ रेट के साथ यह मार्केट भारत के आईटी सेक्टर के लिए बढ़ रहा था। लेकिन जिस तरह के युद्ध चल रहे हैं, इस ग्रोथ मोमेंटम को डेफिनेटली एक बड़ा असर होगा। एआई लेड बदलाव के दबाव के बीच यह संकट आईटी इंडस्ट्री के लिए एक नई चुनौती बनता हुआ दिख रहा है। गल्फ कंट्रीज की बात करें तो गल्फ कंट्रीज तेल से आगे बढ़कर पिछले कुछ सालों में फाइनेंस, टूरिज्म, एनर्जी, टेलीकॉम और हाईटेक हब बनते जा रहे थे और नए नए एवेन्यूज इन मार्केट्स में खुल रहे थे। लंबे संघर्ष की वजह से अब यहां पर दिख रहा है कि हो सकता है कि एआई ट्रांसफॉर्मेशन के बजाय कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर अब आने वाले समय में कंपनियां ध्यान दे सकती है। कॉस्ट बचाएंगी यानी ऑर्डर बुक इन पर कम होंगी। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी सभी सेक्टर्स की ग्रोथ को धीमा कर सकती है। वाइल्ड गैस, बीएफएसआई, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स भारतीय आईटी कंपनियों के बड़े क्लाइंट्स हैं। अब गल्फ कंट्रीज के प्रभाव को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि विप्रो ने अपना वेस्ट एशिया हेडक्वार्टर अल-खोवर से रियाद में शिफ्ट किया है, जो उस सेक्टर में, उस क्षेत्र में बढ़ती मौजूदगी को दिखाता है। डिफेंस सेक्टर में भारतीय कंपनियां खाड़ी देशों से नए ऑर्डर मिलने की अब आगे उम्मीद है। यही एक सेक्टर है जहां पे उनको लग रहा है कि कुछ उम्मीदें दिख रही है। साथ ही गल्फ कंट्रीज में अनिश्चितता बढ़ने से भारत नए नए वैकल्पिक डिलीवरी और टैलेंट हब के रूप में भी उभर सकता है। आईटी इंडस्ट्री की जो एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, वो पूरी तरह से फिर से बदलते हुए आने वाले समय में दिख सकते हैं।